आज आपके साथ एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाली हूँ जिसने हमारा सबका दिमाग बंद कर दिया। आप सुनेंगे तो अलग अलग सबके विचार होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जब हमारे खुद के ऊपर घटती है ना, उस टाइम पर दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप कितने भी होशियार हो, दिमाग एकदम बंद हो जाता है। तो एक ऐसी ही घटना मेरे साथ घटी, मेरी फैमिली के साथ घटी, आपको बताती हूँ। इस घटना को बताने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई सिंपैथी गेन कर रही हूँ। मेरा केवल एक ही पर्पस है कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको पग पग में लूटने वाले बैठे हैं। आप नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बस ये मान के चलिए। तो आज से करीब 6 से 7 साल पुरानी बात है, 2017 की। 2017 में मेरी सासू माँ का निधन हो गया। वो हमारे कान्हा जी के पास चली गई और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं समझती थी। और जब मम्मी ख़त्म हो गई, मुझे नहीं पता कि मुझे सदमा लगा कि मुझे बीमार ही होना था, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। और उस टाइम पर मैं ग्वालियर में रहती थी। हस्बैंड की पोस्टिंग ग्वालियर में थी और वो फील्ड चले गए थे श्रीनगर। मैं अकेले ग्वालियर में थी। मैंने ग्वालियर के आर्मी हॉस्पिटल में बहुत इलाज कराया। 5 से 6 महीने तक मेरा इलाज चला और कुछ पता नहीं चलता था क्या हो गया है। मेरे गर्दन से लेके सिर में पूरा इतना दर्द होता था, असहनीय दर्द। और कभी इधर होता था, मतलब एक अलग, ये जो मेरा कंधे के ऊपर का भाग है ना, पूरा शून्य जैसा हो गया था। ऐसे रोना आता था 24 घंटे और बहुत पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कान में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गई थी। बहुत दिन तक ग्वालियर में इलाज चला और उस टाइम पे हमारे ग्वालियर के हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं थी। तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे पुणे रेफर कर दिया। पुणे में कमांड हॉस्पिटल है और वहीं पे मेरी सिस्टर भी थी। जो मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड भी आर्मी में हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहीं पुणे में थी। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि मैं अपनी बहन के घर जाके इलाज करा सकती हूँ। उनके यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर कमांड हॉस्पिटल था। तो मैं अपनी बहन के यहाँ पुणे चली गई और मैं वहाँ पर इलाज करा के काफ़ी मुझे रिलीफ हुआ, वापिस आई। तो मैं थोड़ा सा, फिर मेरी वो मेडिसिन चलती रही और फिर बाहर से भी मैंने इलाज करवाया, क्योंकि उससे पूरी तरह से आराम नहीं मिला। बाहर भी इलाज कराया तो बाहर डॉक्टर ने बताया कि इनको थोड़े दिन के लिए आप घुमाइए फिराइए, ये डिप्रेस हो गई हैं। तो अब मेरे हस्बैंड छुट्टी आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि पुणे ही चलते हैं, वहाँ पे आसपास के एरिया में हम लोग घूम लेंगे। जैसे हम शिरडी गए थे, बॉम्बे गए थे, नासिक गए थे। तो हम लोग अपनी बहन के यहाँ जाके रुके, फिर वहीं से जाके सारी जगहें 2-2, 3-3 घंटे की दूरी में हैं। तो हम लोग ऐसे घूमने लग गए। तो हम गए बॉम्बे और बॉम्बे से जब हम रिटर्न पुणे के लिए आ रहे थे, तो मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे दोनों बच्चे थे। हम लोग बॉम्बे की ट्रेन से पुणे के लिए बैठे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इतने बड़े चुंगल से फंसते फंसते बचे। केवल मैं नहीं, मेरी बहन भी, मेरी बहन की भी फैमिली, कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लोग कैसे कैसे होते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं कि आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह चलने लग जाता है। तो जब हम बॉम्बे से पुणे की तरफ आ रहे थे, तो 2 आंटी अंकल मिले, काफ़ी एजेड थे। वो 60 साल के ऊपर के ही थे दोनों लोग, लेकिन सुंदर बहुत थी आंटी, एकदम गोरी, बड़े बड़े गाल और अच्छे घर से दिख रही थी, बहुत समझदार, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो मेरे बच्चों से बातचीत करती रही, उनको बोलने लग गई कि अभी मैंने बताया कि मेरी मम्मी अभी एक्सपायर हो गई हैं। तो उन्होंने बोला बच्चों से कि तुम मुझे दादी बोल सकते हो। बच्चे भी ये 3-4 घंटे के सफ़र में अच्छे से घुल मिल गए और रास्ते में उन्होंने खाना खाने के लिए अपना खाना खोला। तो हमसे भी बोलने लग गए कुछ खाइए, लेकिन हम बॉम्बे से खा के बैठे थे तो हमने नहीं खाया। उस टाइम पर उन्होंने मुझे नारियल की, सूखे नारियल की एक चटनी दी थी। उन्होंने बोला इसको घर ले जाओ, इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी और ये बहुत टेस्टी महाराष्ट्र की चटनी है नारियल की, इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। और मतलब जैसे हमारे घर वाले होते हैं ना, घर के लोग, इसी तरह वो बात कर रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि मैं आम का बिजनेस करती हूँ। कोई एक आम का नाम बता रहे थे, याद भूल गया मुझे। बोल रही थी कि आम 1200 रुपये दर्जन है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बहुत महंगा आता है, लेकिन अगर आपने एक बार खा लिया तो उसका स्वाद नहीं भूलेंगे।
ऐसे करके अपने बिजनेस के बारे में बताने लग गई, अपने बच्चों के बारे में बताने लग गई। मुझे उनके बच्चों की डिटेल इतनी याद नहीं है क्या बताया था, लेकिन उन्होंने शायद बताया था कि उनका एक बेटा है जो बाहर बिजनेस करता है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तबीयत खराब है, ज़्यादा मत सोचा करो। मतलब 2-3 घंटे में हमारी उनकी बहुत अच्छी बातचीत हो गई और उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया और मेरा नंबर खुद ले लिया। उन्होंने बोला जब भी मन घबराए बिल्कुल भी परेशान ना होना। वो बहुत अच्छी बात कर रही थी। उन्होंने बोला कि तुम भी मेरी बहू जैसी हो, मेरी बेटी जैसी हो, जब भी मन घबराए मुझसे बात कर लिया करो, अपना नंबर दे दो। तो पहले मैंने उनका नंबर ले लिया, मैंने बोला मैं कॉल कर दूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि अपना भी नंबर दे दो। उस टाइम मेरे पास शायद मोबाइल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का नंबर मैंने उनको दे दिया। अब हम लोगों को उन्होंने बोला कि मैं पुणे में ही रहती हूँ और दगड़ू सेठ मंदिर है गणेश जी का, सिद्धि विनायक मंदिर के बाद ये दूसरे गणेश जी का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो उन्होंने बताया कि मेरा घर है दगड़ू सेठ मंदिर के पास में। तो मैं पहले भी पुणे गई थी इलाज के लिए, जैसा कि आपको बताया, तो मैं उस मंदिर गई थी। मैंने बोला वहाँ तो हम गए थे और इस बार जब हम आए हैं तो उस मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन अभी हमको कल ही आना है। तो उन्होंने बोला जब उधर आना तो मुझे एक बार ज़रूर बताना और मेरे घर आना, मेरा वहीं घर है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी बेटी मेरे घर आएगी। तो मैंने बोला ठीक है। अब हमारी ऐसे बातचीत हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए और मैं अपनी बहन के यहाँ पुणे आ गई। मैंने अपनी बहन से बताया कि एक आंटी मिली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी, उन्होंने बुलाया है, तो जब कल मंदिर चलेंगे तो उनके घर चलेंगे। तो पहले मेरी बहन ने मना किया कि सफ़र में मिले हुए लोगों से इतनी दोस्ती नहीं रखते, पता नहीं है क्या कि हम आर्मी से, और हमें तो यही सिखाया जाता है कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी का कुछ खाना नहीं। मैंने बोला कि मैं भी इतने साल से इधर उधर जा रही हूँ, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं मिले नीलम। बहुत अच्छी आंटी है, बहुत अच्छे अंकल हैं, बहुत समझदार, और उनको मिलके ऐसा लगा ना जैसे फैमिली मेम्बर है। 3 घंटे पता ही नहीं चले कब निकल गए। वैसे भी जब मैं सफ़र में जाती हूँ तो मैं अपने पास वाली सीट में जो बैठे होते ना उनसे बात भी नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी से इस तरह घुल मिल नहीं पाती। लेकिन वो आंटी इतनी अच्छी थी, इतनी हम्बल थी कि उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो नीलम ने बोला कि ठीक है, जब उस मंदिर चलेंगे तो फिर उनके घर चलेंगे आंटी के। अब हम दूसरे दिन शाम टाइम तैयार होके मंदिर के लिए निकल गए और वहाँ से करीब आधे घंटे का रास्ता था जहाँ मेरी सिस्टर रहती थी। और हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए बड़े अच्छे से। और मैंने भगवान जी से, जैसे हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो गणेश जी से मैंने बोल दिया, सबको प्रसन्न रहने की, खुश रहने की कामना करी। अब वहाँ से याद आया कि आंटी तो पास में ही रहती हैं, गणेश जी के दर्शन करे हैं तो माँ जैसी आंटी हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं। और अब मेरा कहाँ पुणे आना होगा, मेरे बहन के जो हस्बैंड थे उनकी भी पोस्टिंग हो जाएगी, तो अब पुणे तो आना होगा नहीं, ये लास्ट चांस है, तो एक बार आंटी के घर जाया जाए और मिल लिया जाए। उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया था, तो हमने आंटी को फ़ोन किया। तो आंटी ने बोला अरे मेरा घर तो 2 मिनट की दूरी में है, आप रुकिए, मैं आती हूँ और तुमको लेके अपने घर जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, नीलम के हस्बैंड और उसकी एक लड़की थी, हम सब वहाँ साइड में खड़े हो गए मंदिर के ही। और वो आंटी आई और एक लड़की करीब थी 17-18 साल की, उसको लेके आई और उन्होंने बोला चलो मेरा घर है पास में। तो हम लोग आंटी के पीछे पीछे चले गए। जिस रास्ते से आंटी लेके जा रही थी, घर तो बने थे लेकिन कोई घर के बाहर नहीं था, किसी मतलब एक जैसे नॉर्मल घर होते ना, हम आवाज़ आती है, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, शोरगुल होता है, बाइक वाले आ जा रहे हैं, रास्ते में हर 2 घर छोड़ के दुकानें होती हैं। एक जहाँ हम सब रहते हैं ना वो गलियाँ अलग होती हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था आंटी के साथ जाने में। अब मुझे नहीं पता कि मेरी सोच है कि सच में ऐसा था, मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे साथ हुआ। तो आंटी लेके चली गई, तो मैंने बोला आंटी कितनी दूर, तो उनने बोला पीछे की गली से लेके जा रही हूँ, पास में ही है। अब जब हम उनके घर गए तो उनका घर बहुत अजीब बना था। मैं कैसे बताऊं, ऐसे जैसे दरवाज़ा था ना, हम लोग ऐसे चढ़े तो सबसे पहले दरवाजे के पास एक बहुत बूढ़ी सी अम्मा बैठी थी। और जब हम ऐसे चढ़ गए ना सीढ़ियों से, तो उस घर के 2 पार्ट थे और नीचे वाइट कलर के गद्दे बिछे हुए थे, सफ़ेद कवर लगा हुआ था गद्दों में, गद्दे बिछे हुए थे बहुत सारे। और एक तरफ का पार्ट हमने देखा नहीं, दूसरी तरफ एक और बूढ़ी सी लेडीज़ बैठी थी। तो और वो अंकल बैठे थे जो हमको ट्रेन में मिले। तो आंटी ने बोला कि मेरी सिस्टर है, आइए आइए इधर ही निकल आइए।
और जब मैं उस घर में गई तो एक अजीब सी वाई भाई, सकरी सी सीढ़ी, इतनी सी सीढ़ी थी, और उस घर में कोई कमरे नहीं थे शायद, और शायद सीमेंटेड छत भी नहीं थी, ज़्यादा याद नहीं मुझे। एक ऐसे पोल जैसा लगा था, और ऊपर पता नहीं टीन सेट था क्या था, कुछ अजीब सा बना था वो घर। और डिम डिम सी लाइट जल रही थी वहाँ पे, बहुत तेज रोशनी नहीं थी, जैसे नॉर्मल हम लोग एक बल्ब लगा देना पूरे घर में हो गया, कुछ उस टाइप की रोशनी जल रही थी। और नीचे से गद्दे बिछे हुए थे, वाइट कलर के कवर लगे हुए थे। तो जैसे ही मैं गई, मेरी बहन गई, तो एक अजीब सी वाई वाई, कहाँ आ गए हम लोग। तो सबसे पहले आंटी ने बोला कि अरे आओ आओ, तुम तो मेरी बहू हो, पहली बार मेरे घर में आई हो। तो उन्होंने किसी को बोला कि इनका टीका करो अच्छे से। तो एक उस घर में एक लेडीज़ थी, ज़्यादा एजेड नहीं थी उस टाइम पे, उनकी भी एज और मेरी सेम रही होगी। तो एक थाली लेके आई, उसमें कंकु दिया ऐसे करके, चावल सब कुछ था। तो उन्होंने मेरी बहन का टीका नहीं किया, उन्होंने मेरा टीका किया, कंकु चावल रोली लगाया, आरती उतारी और पैसे दिए उन्होंने मुझको सबसे पहले। और उन्होंने बोला तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे घर के अंदर आओ, और अब तुम्हारी मम्मी नहीं है तो मैं ही तुम्हारी सास हूँ। उन्होंने अंदर बिठाया। उस घर में कोई बच्चे नहीं थे। वो जो लड़की को लेके आंटी गई थी, वो लड़की शायद पता नहीं कहाँ चली गई, वो लड़की भी नहीं थी वहाँ पे। हम लोग थोड़ी देर बैठे, उन्होंने इतना आइटम खाने को दिया, बहुत सारा। तो मेरी बहन ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने बोला मेरा फास्ट है और मैं नहीं खाती हूँ। वहाँ पर मेरी बहन के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों आर्मी से हैं। तो वो अंकल पूछने लग गए क्या करते हो। तो ये लोग, मेरी बहन के हस्बैंड बहुत बात करते हैं, तो वो बताने लग गए सब अपने अधिकारियों के बारे में। जो जो उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बात करी, मेरे हस्बैंड ने भी बात करी। हम लोग वहाँ पर करीब 15-20 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में दम घुट रहा था, एक अजीब सी वाइब आ रही थी। और आंटी ने मुझे बोला तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुमने मुझे बताया। तो ये कुछ उन्होंने पॉइंट बताए, कैसे दबाओ, ये मेरी जो बहन है ये डॉक्टर है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, इसने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है और तुम्हारा भी सही हो जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट बताए अपने पास बुला के, मेरा हाथ वाथ ऐसे चेक किया, दबाती रही। मेरी बहन की लड़की छोटी थी तो वो रोने लग गई, तो हमने बोला कि अब हम जाएंगे। तो उन्होंने बोला वापस आना वापस आना, को वापस बुलाया। हमने बोला हम वापस आएंगे दर्शन करने तो आपके घर में फिर से आएंगे, लेकिन अभी जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ बहुत दम घुट रहा था, अजीब सा था वो घर। तो जैसे ही हम उस घर से बाहर निकले तो उसी गली में बहुत सारी लड़कियाँ तैयार खड़ी थी, गजरा वजरा लगा के, खूब सुंदर मेकअप करके। तो जैसे उतरे ना तो एक मन घबरा गया, कहाँ आ गए हम लोग। हम सब डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। हम सब एक दूसरे को देखते रहे और वहाँ से सीधा हम डब्लू सेठ की तरफ ही चल दिए, जहाँ से जिस रास्ते से आए थे। और जब हम आ रहे थे तो वो गलियाँ इतनी चहल पहल वाली नहीं थी, शाम का समय था और हम वहाँ पर बैठे रहे करीब 20-25 मिनट, अंधेरा हो गया। तो हर एक दरवाजे के बाहर बहुत सारी लड़कियाँ सजी हुई खड़ी थी और हम लोग वहाँ से निकलते हुए आए, पीछे नहीं देखा हम लोगों ने मुड़ के। इतना डर लग रहा था, इतना घबराहट हो रही थी और कोई वहाँ पे ऐसे फैमिली मेम्बर नहीं दिख रहे थे। हम लोग अपने बच्चों को लिए चुपचाप डब्लू सेठ के मंदिर तक वापस आए। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और फिर हम लोग अपने घर आए। अब हम लोग इतना डर गए, लेकिन उन आंटी का नंबर मेरे पास सेव रहा, मैं भूल गई। और एक दिन, अभी ये 2017 की बात है और 3-4 महीने पहले फिर उस आंटी का कॉल आया। तो फिर वो 2-3 महीने पहले जब कॉल आया था तो याद आया, फिर मैंने वो आंटी का नंबर डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कोई मतलब नहीं है, मैंने एक बार नंबर सेव था, तो अब मैं फेसबुक में हूँ, अब मैं सोशल मीडिया में हूँ, तो मुझे उनकी फेसबुक में प्रोफाइल भी दिखी थी। तो याद आया कि इन्हीं आंटी के घर गए थे। लेकिन कल मैं रात में FB में ऐसी वीडियो देख रही थी, तो वो बता रहे थे रेड लाइट एरिया के बारे में, और उन्होंने वही जगह बताई जहाँ हम गए थे, कि डब्लू सेठ के पास में ही। मैं अभी एरिया का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम जिस जगह गए थे वही एरिया था। और उन्होंने बताया कि वो भी रेड लाइट एरिया में आता है। तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कोई गलत होता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सफ़र में हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमको लोग ऐसे मिल जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उनके इतने क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि फेस से हम किसी को समझ ही नहीं पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उस दिन हम लोग कैसे बच के आए। आंटी सच में अच्छी थी, आंटी अगर अच्छी थी तो हमको वहाँ पर क्यों बुलाया।
और अगर वो ऐसा एरिया है तो वहाँ पे आंटी क्यों रहती है, उनका घर अजीब क्यों था, उनके यहाँ बच्चे नहीं थे। इतनी सकरी सीढ़ी, उस घर में कोई कमरे नहीं। जो आंटी के साथ लड़की आई थी वो घर तक आई नहीं। उस घर में केवल 2 आंटियाँ, एक अंकल और एक जो अधेड़ उम्र की औरत थी जिसने मेरा टीका वगैरह किया, फिर मुझे बुला के इतना स्वागत किया। हो सकता है अच्छे लोग हों, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्यों हुआ था, हमने वहाँ जाके ठीक किया या हमें नहीं जाना चाहिए था। अगर हम वहाँ से बच के आए हैं तो गणेश जी की सच में असीम कृपा है। और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं ट्रेन में अपने सीट में जो बैठे होते हैं उनसे तक बात नहीं करती हूँ, और अधेड़ उम्र की औरत सोच के, आंटी अंकल सोच के उनसे बात कर लेना, इतना क्लोज हो जाना, यह फिर मेरी नासमझी थी। क्योंकि हम जब तक चोट नहीं खाते तो हमारे दिमाग नहीं आता है। कहते हैं ना, किताबों से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खा के आती है। तो हो सकता है कि मैं ये सीख अब अपने बच्चों को दे सकूं। आप में से कोई भी सुन रहे हैं, इससे आप कुछ भी सीख पाएं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो। हम तो उस दिन बच के आ गए, भगवान जी की कृपा थी, और मैं तो ये कहूँगी भगवान जी की ही कृपा थी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी राह में भटक जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते। कभी आपने सोचा है कि ट्रेन में किसी से मुलाकात होगी, फिर आप उसके घर तक पहुंच जाएंगे, वो घर भी कहाँ होगा, और फिर आप वापस भी आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि हमारे साथ 2 जेंट्स थे, हम 2 ना जाके हम 5-6 लोग गए थे, इसलिए हम बच के वापस आ गए। या फिर आंटी का ऐसा कोई विचार ही नहीं था, आंटी सचमुच अच्छी थी, मुझे नहीं पता है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो मेरे साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, मैं तो गई ही, अपनी बहन को भी ले गई और बच के वापस आ गए। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैसे भी लोग खराब नहीं होते, सबकी मजबूरी होती है। तो मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बुद्धि को कह रही हूँ कि इतनी जल्दी किसी के फ्लो में बह जाना, मेरे जैसे अगर कोई नासमझ है तो अपनी बुद्धि लगाइए, और इतनी जल्दी किसी पे भी भरोसा मत करिए। कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचिए, और गलत लग रहा है तो वहाँ मत जाइए। जय श्री राधे।